हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। तो आंसर है वो सारी प्रोसेसेस जिसमें केमिकल चेंज होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो सारी की सारी केमिकल प्रोसेस क्या कहलाती हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब मान लो आपके सामने आपको मान लो एक केमिकल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। केमिकल रिएक्शन लिखने का मतलब हो गया कि आप एक केमिकल चेंज के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो मैं एक बोर्ड पर ना केमिकल चेंज लिखता हूं। जब मैं कहता हूं मैं केमिकल चेंज लिख रहा हूं यानी केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड form जिंक सल्फाइड या जिंक सल्फेट and gives out hydrogen gas. इसको पढ़ो। ठीक है, अगर हम सारी केमिकल रिएक्शंस इस तरह से लिखें, है ना, कितना बोरिंग काम है। व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड गिव्स आउट हाइड्रोजन गैस, बहुत कुछ लिखना पड़ा इसमें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं इसी चीज को अगर हम चाहें तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट है इसको हम क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं। मैं छोटा कर रहा हूं। अब छोटा करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, इस स्टेटमेंट को ये लिख दूं इक्वेशन फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख रहा हूं? इक्वेशन फॉर्म में। लेकिन कौन सी इक्वेशन? वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो देखना इसको कैसे लिखेंगे। इसमें रिएक्टेंट ढूंढ लो। जिंक मिल गया, किससे रिएक्ट कर रहा है बोलो? जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से। रिएक्टेंट मिल गए तो लिख दिया हमने ऐसे, जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, एंड फॉर्म, अब फॉर्म क्या क्या कर रहा है? जिंक सल्फेट, और क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस। गिव्स, अब गिव्स के लिए हमने ये बना दिया सिंबल। ठीक है, अब ये सिंबल क्या बता रहा है? ये सिंबल बता रहा है कि अब इधर जो बनेंगे वो प्रोडक्ट होंगे। प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं देखो यहां पर, जिंक सल्फेट, और भी अगर कुछ बन रहा है तो हम प्लस का यूज करेंगे, प्लस, और क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस। अब ये जो लिखा हुआ और ये जो लिखा हुआ दोनों सेम बातें हैं। ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ था और ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? तो आंसर ये वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको प्यारे बच्चों हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। अब आप कहोगे सर मेहनत तो इसमें भी उतनी लगी, बस वैन नहीं लिखा आपने, गिव्स आउट वगैरह ये सब चीजें नहीं लिखी, लेकिन मेहनत तो उतनी लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और भी छोटा करेंगे। हम ये भी नहीं लिखेंगे, हम इसको और भी छोटा करेंगे। अब अगर हम इसको छोटा करेंगे तो कैसे छोटा करें? तो आंसर है कि इसको हम इनके सिंबल्स की फॉर्म में लिखें। जो इनके सिंबल्स हैं या इनके जो फॉर्मूले हैं उनको हम यूज करें। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए। जिंक का सिंबल क्या है? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल नहीं होगा सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये कंपाउंड है तो उसका क्या होगा? फॉर्मूला। ये जिंक का क्या है? सिंबल। ठीक है, और ये कंपाउंड है तो कंपाउंड के क्या होते हैं? फॉर्मूले। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। गिव्स, अब गिव्स के लिए हमने ये एरो यूज किया है। ये एरो ये बताता है कि अगर ये एरो इधर लगा हुआ है तो यानी कि इधर प्रोडक्ट है, और अगर इधर लगा होता सर तो यानी कि इधर प्रोडक्ट है। ये एरो का सिंबल जिस साइड में लिखा होगा केमिस्ट्री में, जरूरी नहीं है इधर ही होगा, आगे आके क्लासों में आप ये पढ़ोगे कि ऐसा सिंबल भी देखने को मिलेगा। तो वो क्या बता रहा है? हर बार जिधर एरो होगा वो क्या होंगे? उस साइड में प्रोडक्ट होंगे, ये मतलब है इस बात का। तो जिंक लिख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया, जिंक सल्फेट लिख दो ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस लिख दो H2। इसको लिखना बहुत आसान है ना? तो ये सबसे शॉर्ट हैंड फॉर्म है, सबसे छोटी फॉर्म है जो हम लिख सकते हैं।
इस स्टेटमेंट की। समझ आ गई बात? तो इस स्टेटमेंट को ऐसे सॉर्टेड फॉर्म में लिखना। सॉर्टेड फॉर्म में किस तरह से लिखना? उनके सिंबल और फॉर्मूले को यूज करके लिखना। क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसमें यूज होने वाले एटम और कंपाउंड के सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। अब इसे हम केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे, ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर? केमिकल इक्वेशन। समझ आ रहा है? यहां प्लस प्लस यूज हुए हैं, ये इक्वेशन बन गई अब। ठीक, यही हमने प्यारे बच्चों इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। देखो यहां पर हमने लिखा वो सॉर्ट वाला मेथड जिसमें केमिकल रिएक्शन को इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी यूज हो रहे हैं उनके सिंबल और फॉर्मूले की यूज में फॉर्म में लिखते हैं, वो क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन। ठीक, इतनी बात तो आ गई समझ में। तो अब अगर मैं कहीं पर भी ऐसे लिखा करूंगा तो आप समझ जाओगे मैंने क्या लिखा है। बोलो क्या लिखा है? वर्ड इक्वेशन। क्या लिखी है? वर्ड इक्वेशन। फिर से सुनो, अगर ऐसे लिखूंगा, वर्ड लिखूंगा पूरे पूरे, तो क्या लिखी है? वर्ड इक्वेशन। और सिंबल्स लिखूंगा तो केमिकल इक्वेशन। समझ आ गई बात? अब मान लो बच्चों, जब ये केमिकल इक्वेशन आप देख रहे हो तो इस केमिकल इक्वेशन में भी कुछ टाइप हैं। ठीक है, दो तरह की होती है ये केमिकल इक्वेशन जब भी आप लिखते हो। एक तो ये कि जितने एटम यहां पर यूज हुए हैं रिएक्टेंट में जिंक के, उतने ही यहां पर प्रोडक्ट में यूज हुए होंगे। देखो जिंक के यहां पर कितने एटम है? 1, यहां पर 1। SO4 का 1 है, SO4 यहां पर भी 1 है। H2 हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहां पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, सॉरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ऐसी भी इक्वेशन हो सकती है जो बैलेंस ना हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए वाटर का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं? जैसे उन्होंने बोलो, ईमानदारी से बोलो कितने नहीं जानते हैं? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो यहां पर लिख देता हूं H2O। ये बनता है किस किस से मिलकर बनता होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता होगा। तो अब हाइड्रोजन लिख लिया और ऑक्सीजन लिख लिया हमने। ठीक है, ये जो बोर्ड पर इक्वेशन लिखी है ये ठीक है? गलत है? क्या गलत है इसमें? हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 एटम ले लूं तो ये लो, मैंने लिख दिया आपकी फरमाइश पे। लो जी, H2 + O gives H2O। ठीक लिखा हुआ है? अरे हाँ या ना बोलो जतिन। O2 आएगा। O2 क्यों आएगा? यानी कि आप कह रहे हो ऑक्सीजन मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं होती है। किस फॉर्म में होती है? जब वो रिएक्ट करती है तो डाई एटॉमिक फॉर्म में। तो यानी कि यहां पर क्या आना चाहिए? O2। अब ठीक लिखा हुआ है। हाइड्रोजन कभी भी मोनो एटॉमिक नहीं होगा, क्या होगा? डाई एटॉमिक फॉर्म में जब भी रिएक्ट करेगा। ध्यान रखना, हाइड्रोजन जब भी रिएक्ट करेगा, रिएक्टेंट में होगा या प्रोडक्ट में भी अगर हाइड्रोजन गैस बन रही है तो क्या होगा? H2 लिखा जाएगा, H नहीं होता है। ऑक्सीजन भी O2 लिखा जाएगा। अब ये दोनों रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं? वाटर। ये रिएक्शन में जो भी हमने रिएक्टेंट या जो प्रोडक्ट लिखे हैं वो अपनी एक्चुअल फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जो नंबर ऑफ एटम है बोथ साइड वो अभी आपस में इक्वल नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2, लेकिन यहां पर कितने हैं? है ना? तो यहां पर बैलेंस नहीं है। ये हाइड्रोजन के तो बैलेंस हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहां पर भी 2 हैं तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन के बैलेंस नहीं है। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन क्या कहलाएगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, या तो हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे इसे, या हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कोई अगर आपसे पूछे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है तो क्या बोलोगे? जिसमें ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम बोथ साइड इक्वल नहीं होते, वो क्या कहलाती है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और अगर बैलेंस लिखें, जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान दो, जैसे हमने लिखा H2 + O2 gives H2O। अभी ये कैसी है? अनबैलेंस। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो अब ये कैसी केमिकल इक्वेशन बन गई? बैलेंस। अब अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन के यहां पर देखो 4 एटम है,
4 समझ में आ रहे हैं? हाइड्रोजन के 2 तो यहाँ है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने एटम हो गए? 4, और यहाँ पर भी देखो 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम है? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो 2 बाहर लिखा हुआ है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, सिर्फ हाइड्रोजन से नहीं है, हाइड्रोजन से भी है और ऑक्सीजन से भी है। तो ये 2 ऑक्सीजन के कितने एटम है बताओ? 2 एटम, और यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। क्लियर है बात? तो इस तरह की जो केमिकल इक्वेशन होंगी वो क्या कहलाएंगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसको चेक कैसे करेंगे सर ये बैलेंस्ड है या नहीं है? तो आंसर है कि इसको करने का एक तरीका है। देखो बच्चों ध्यान दो बोर्ड पर, एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये जो इधर लिखे हुए हैं ये क्या हैं? रिएक्टेंट। ये क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट। तो हम एक काम करते हैं, हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो जो एटम यूज हुए हैं उनको बोर्ड पर लिख लेते हैं। जैसे कौन कौन से यूज हुए हैं? हाइड्रोजन और 2 ही की बातें हो रही हैं। अब ध्यान से देखना कैसे बैलेंस होंगे, बैलेंस करना सीख रहे हैं अब हम। हाइड्रोजन के यहां पर रिएक्टेंट में कितने एटम हैं? 2 लिख लिए। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 लिख लिया, ठीक। अच्छा अब इधर देखो, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब ये दोनों तो बैलेंस है बट ये दोनों बैलेंस नहीं है, यानी कि ये रिएक्शन कैसी है? अनबैलेंस। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस हम किसको करेंगे? तो आंसर उसी को बैलेंस करेंगे जो बैलेंस नहीं है। सिंपल सी बात है। कहां से स्टार्ट करें? कहीं से भी स्टार्ट करो। अभी फिलहाल तो हमें यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है? तो आंसर है इस 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं किससे? 2 से, तो दोनों साइड हो जाएंगे 2, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? बैलेंस। लेकिन ध्यान रखना हम ये जो 2 मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो किसको करा रहे हैं? ऑक्सीजन को। कहां पर? फिर से हम 2 जो मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसको करा रहे हैं? और कहां पर करा रहे हैं? ये लो करा दिया। जैसे ही मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कराया, मैं किसको कराना चाहता था? लेकिन ऑल्सो किससे हो गया? अपने आप हो गया। वो मैंने नहीं करवाया, अपने आप हो गया, क्योंकि मैंने 2 मेरी मजबूरी है, मैं 2 यहां नहीं लिख सकता। ध्यान रखना, जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आगे लिखोगे, यहां मत लिख देना। क्लियर? तो यहां मल्टीप्लाई कराया तो ऑल्सो हाइड्रोजन से हो गया, तो अब यहां पर ऑल्सो हाइड्रोजन से भी लिख दो, ठीक। जब आप 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन से कराते हो तो ऑल्सो किससे हो गया? तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा कि अब यहां इतने एटम हो चुके हैं। अब हाइड्रोजन के कितने एटम हो चुके हैं? 4। अब ये तो बैलेंस हो गया, बट ये हो गया है अब 4। अब इधर 4 बन गया, इधर अब 2 है, तो अब इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किससे? 2 से। कराइए। तो 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसको? कहां पर? 4। अब जब यहां पर कराया तो सिर्फ हाइड्रोजन में हुआ। अब आप देखो दोनों साइड एटम कैसे हो गए? इक्वल हो गए। इधर 2 इधर 2, ये 4 ये 4, तो ये रिएक्शन अब हो गई बैलेंस। ठीक है, बात समझ आ गई। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम कितने कितने हैं, फिर जहां पर वो इक्वल नहीं है उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कराते हुए चलते हैं। तो ये मैंने बहुत ही सबसे बेसिक वाला आपको एग्जाम्पल दिया। अब मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग की। उसके लिए मैं सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे लूंगा, जितनी भी बैलेंसिंग है वो करूंगा, और फिर इसके बाद एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले वाले पेज पर आप देखेंगे अपनी अपनी बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन में पेज नंबर है एनसीईआरटी में पेज नंबर 6 और इसका क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन भी हालांकि हम लोग चलो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि वो बैलेंसिंग का नहीं है लेकिन आसान है तो फटाफट से यहीं कर देते हैं। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले क्लीन क्यों कर लेना चाहिए? तो उसका आंसर ये है कि सर जो मैग्नीशियम होता है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। कैसा होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल। जब वो खुले में एयर में रख दिया जाता है, एयर मतलब एयर का फॉर्मूला क्या होता है? O2, ऑक्सीजन का जो होता है। ठीक है, एयर और ऑक्सीजन को हम लोग सेम ही बातें मान के चलते हैं जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं।
Mg प्लस O2, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, ऑक्सीजन और एयर में क्या डिफरेंस है? तो आंसर है एयर में ऑक्सीजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन तो होगी और साथ में और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ऑक्सीजन का मतलब सिर्फ, ये ध्यान रखना। लेकिन जब भी हम लोग एयर लिखते हैं तो ऑक्सीजन ही लिखते हैं उसमें, हालांकि और भी चीजें होती हैं एयर में, तो ठीक है। तो मैग्नीशियम जब एयर में खुले में रख दिया जाता है तो उसको क्या करता है, वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेता है। क्या करता है? मतलब ये कि मैग्नीशियम लाए हम मार्केट से खरीद के, ठीक है, एक मैग्नीशियम की रिबन लेकर आ गए और हमने ऐसे रख दिया यहाँ टेबल पे, ठीक है। अब हमारे चारों तरफ क्या है? एयर। तो ये मैग्नीशियम क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, तो जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो एयर है उससे रिएक्ट करता रहेगा, और रिएक्ट करते करते वो अपने ऊपर एक लेयर बना लेगा व्हाइट कलर की। किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो आप जब भी मैग्नीशियम रिबन को उठा के देखोगे व्हाइट व्हाइट हो चुका होगा ऊपर से। तो अगर आपको रिएक्शन करवानी है मान लो लेबोरेटरी में, किससे? मैग्नीशियम से, तो आपको मैग्नीशियम नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो पहले क्या करना पड़ेगा? उसको क्लीन करना पड़ेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटाओ ऊपर से। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटा दोगे तो क्या बच जाएगा? वो आप यूज कर लोगे। समझ आ गई बात? क्लियर है? ठीक है। तो उसने पूछा था व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन? बिकॉज इट हैज लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट। तो पहले हमें उसको क्लीन करना पड़ेगा, तब उसे यूज करेंगे। ठीक, ये तो हो गया एक अलग क्वेश्चन जो केमिकल इक्वेशन से डिफरेंट था। बट क्वेश्चन नंबर 2 केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग के बारे में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। फर्स्ट पार्ट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन gives हाइड्रोजन क्लोराइड ओके। इस तरह से है। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान दो, ये रिएक्शन, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये कौन सी फॉर्म है? वर्ड इक्वेशन। वेरी गुड, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म है। पहले इसे किस फॉर्म में लिखना है? केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में, यानी कि सिंबल्स की फॉर्म में। ठीक है। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। हाइड्रोजन का सिंबल H2 नहीं होता है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। लेकिन वो रिएक्ट करता है तो किस फॉर्म में करता है? H2 की फॉर्म में। ये बात अलग है। मैंने क्या पूछा था? सिंबल क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? H। ठीक है। प्लस क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl। लेकिन सर ये दोनों मोनो एटॉमिक फॉर्म में, इनमें से कौन सा मोनो एटॉमिक फॉर्म में होता है? तो आंसर सर इन दोनों में से कोई सा मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता। जब वो रिएक्ट करते हैं दोनों ही किस फॉर्म में होते हैं? डाई एटॉमिक फॉर्म में। क्लियर हो गई बात? ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कभी भी ऐसे मत करना हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐसे लिख लिया और गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बन गया। अब मान लो किसी बच्चे को डाई एटॉमिक मोनो एटॉमिक की बातें पता ही नहीं है, तो वो क्या सोचेगा, ये रिएक्शन ठीक लिखी है या नहीं? उसके लिए तो ठीक लिखी है। देखो सर बैलेंस भी है, हाँ या ना? देखो एक H एक H, एक Cl एक Cl, बैलेंस है। लेकिन ये रिएक्शन पूरी तरह से गलत लिखी हुई है, सॉरी ये इक्वेशन पूरी तरह से गलत लिखी हुई है। ना तो ये अनबैलेंस्ड है और ना ये ठीक है, और बैलेंस भी है देखो, लेकिन ये गलत लिखी हुई है पूरी तरह से। क्यों सर? क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी मोनो एटॉमिक फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता। तो क्या लिखोगे? H2। सिमिलरली क्लोरीन भी Cl2 लिखा जाता है। अब ये आपको पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से एलिमेंट मोनो एटॉमिक है, कौन कौन से डाई एटॉमिक। उसके लिए क्लास 9th में एक चैप्टर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पर आप लोगों को बताया होगा कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है। H2 और Cl2 ये लिख लिया। अब ध्यान दो, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। मान लो मैं ऐसा बच्चा हूं मुझे पता ही नहीं है क्या होता होगा, तब मुझे कैसे पता चलेगा? तो आंसर है कि उसके लिए एक काम करना पड़ेगा सर आपको, 1 से लेकर 20 तक तो कम से कम एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे। एटॉमिक नंबर याद करने के बाद आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। तो उससे क्या फायदा होगा सर? उससे यह फायदा होगा
कि आपको वैलेंसी निकालनी आ जाएगी। क्या निकालनी आ जाएगी? वैलेंसी। और वैलेंसी निकालनी आ जाएगी तो क्या बल लिखना आ जाएगा? फॉर्मूला लिखना आ जाएगा। मतलब ये कि जैसे मान लो मैंने किसी बच्चे को कहा कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। सुनो ध्यान से, क्या कहा? सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, अब मान लो आपने मुझसे पूछा और मुझे पता ही नहीं है सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता होगा, लेकिन मैं एक काम करके आया हूं कि 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर मुझे याद है। तो मुझे सोडियम का एटॉमिक नंबर याद है। कितना? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। कितना होता है? अरे बेटा 11 होता है। कितना? याद कर लो, सोडियम का तो याद कर लो, पूरे साल में सोडियम का ही एग्जांपल लेते रहूंगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। ठीक है, यहां तक बात आगे समझ में। अब मान लो आपने एटॉमिक नंबर याद कर रखे हैं तो ये दोनों चीजें पता होंगी आपको। फिर बात आती है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ध्यान दो बोर्ड पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एटम जो होता है ना, उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे क्या होते हैं? ऑर्बिट्स, सेल। उनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो उनमें से जो पहली वाली सेल होती है उसमें हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। ठीक है, उससे नेक्स्ट वाली में कितने आते हैं? 8 आते हैं। पहली वाली में याद रख लो 2 आते हैं। जैसे कोई मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या है? सेल। ये कमरे बने हुए हैं इसके चारों तरफ, ऐसे मान लो। तो पहले वाले कमरे में कितने लोग रह सकते हैं? हमेशा 2 से ज्यादा नहीं रह सकते। दूसरे वाले रूम में, तीसरे में, चौथे में, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ये चलता है। तो आप जब मैं कहता हूं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इन 11 में से पहले वाले रूम में कितने लोग रुके? 2। अब कितने बच गए बताओ? अरे आपके घर में 11 गेस्ट आ गए, एक पहले वाले रूम में 2 गेस्ट को रुका दिया, अब कितने बच गए? 9 में से 2 तो, अब 9 जो है नेक्स्ट वाले रूम में कितने लोग आ सकते हैं? तो नेक्स्ट वाले में 8 आपने कह दिया। अब कितने गेस्ट बच गए? 1 बच गया, वो तीसरे वाले रूम में जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इस पर आ जाओ। इसके घर में कितने गेस्ट आए हुए हैं? 8 गेस्ट आए हुए हैं। पहले वाले रूम में कितने लोगों को रुका सकता है ये? 2। ये लो भाई, तुम 2 लोग इसमें सो जाओ। बाकी कितने बच गए? बाकी वो नेक्स्ट वाले रूम में तो 8 आ सकते हैं, तो नेक्स्ट वाले में 6 लोग भेज दिए। आप इसमें रुको आराम से। ठीक, अब ध्यान से सुनना। ये जो 1 है, यहां पर जो लास्ट वाली जो सेल है, पहली सेल ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। जो लास्ट वाली सेल है, ठीक है, उसे हम बैलेंस सेल कहते हैं। ठीक है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहां पर कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? कितने हैं? 1। तो अगर ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, ठीक है, तो वही उसकी क्या बन जाती है? बैलेंसी। क्या बन जाती है? बैलेंसी बन जाती है। ध्यान रखोगे? ठीक, तो बताओ सोडियम की बैलेंसी कितनी होती होगी? 1। ठीक, अब इधर ध्यान दो, ये हो गया पहला सेल, ये हो गया दूसरा सेल। तो यानी कि ये दूसरा सेल जो यही लास्ट सेल है। जो लास्ट सेल होती है उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस सेल। और बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर वो 4 या 4 से ज्यादा है, 4 या 4 से ज्यादा है, तो 8 में से माइनस कर देते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स को। कितने में से? 8 में से माइनस कर देते हैं। तो कितना बचेगा बताओ? 8 में 6 माइनस करें 2, तो ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, अगर यहां पर 4 से बड़ा नंबर है तो 8 में से माइनस करके बैलेंसी निकल जाती है। ठीक है, और अगर 4 या 4 से छोटा है तो वही नंबर सीधा बैलेंसी बन जाता है। ओके, अब देखना, सोडियम और ऑक्सीजन, इनका सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मान लो मुझे पता नहीं था, लेकिन अब बन जाएगा। कैसे? इसकी बैलेंसी कितनी है? इसकी कितनी है? ये इस पर लगेगी और ये यहां पर लगेगा। तो अब देखना क्या होगा। Na के पास यहां पर क्या आएगा? 2, और ऑक्सीजन के पास यहां पर क्या आएगा? 1। ये वाला 1 लिखे ना लिखे वो एक ही बात है। आप हमेशा से मैथ्स में ही पढ़ के आए हो, आगे वाला 1 लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता होगा? Na2O।
देखो प्यारे बच्चों ध्यान दो, इधर ध्यान दो सिर्फ बोर्ड पर, तो बात समझ आ जाएगी। मान लो मैंने आपसे पूछा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, और आपको पता नहीं है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो पहले अपने दिमाग से निकाल दो, अगर आपको पता है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो आप उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो आपको बात समझ में आएगी। अगर पहले से पता है तो बात उतनी समझ नहीं आएगी। तो मान लो आपको पता भी है तो भूल जाओ कि आपको क्या पता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो ये जो सोडियम है, सोडियम, और दूसरा है क्लोरीन, ये क्या है? एलिमेंट्स। क्या हैं ये? एलिमेंट्स जो हैं ये भी इंसानों की तरह ही बिहेव करते हैं, हाँ या ना? जैसे इंसान बिहेव करते हैं वैसे एलिमेंट करते हैं। इंसान कैसे बिहेव करता है? कैसे करते हैं हम बिहेव, बताओ? हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या है? स्टेबल होना। लाइफ में बहुत पैसा होना चाहिए, काम कुछ ना करना पड़े, सब यही चाहते हैं। या फिर किसी को देख लेते हैं इसके जितना पैसा हो तब बात बने लाइफ में, या इसकी जितनी गाड़ियां होनी चाहिए, इसके जितने बंगले होने चाहिए। तो सब कुछ ना कुछ, अपने आप को कोई नहीं देख रहा। किसको देख रहा है? पड़ोसी को। किसको देख रहा है? अब जरूरी नहीं है वो पड़ोसी, बिल्कुल मैं उसी पड़ोसी की बात कर रहा हूं जो आपके बराबर वाला घर वाला है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मतलब वो किसी और को देख रहा है। किसको? तो आंसर जो पहले से लाइफ में कैसा है? स्टेबल। कहते हैं ना उसकी लाइफ तो सेट है, तो जो सेट है जिसकी लाइफ, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो हम उसको देख रहे हैं, ठीक। ऐसे ही एलिमेंट करते हैं। एलिमेंट भी अपने पड़ोसियों को देखते रहते हैं कि ये बढ़िया है, इसको तो कोई रिएक्शन नहीं करनी पड़ती, और हमें तो दुनिया भर की रिएक्शन करनी पड़ती है। तो ये भी अपने पड़ोसियों को देखते रहते हैं। तो ये जो सोडियम है, इसका जो पड़ोसी है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। सोडियम का जो पड़ोसी है उसका नाम है नियॉन, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 10। ये जो नियॉन है ना प्यारे बच्चों, ये है एक नोबल गैस। कैसी गैस है? नोबल गैस। नोबल गैस वो गैस होती हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं ये, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में? इन्हें कभी भी किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है लाइफ में, किसी से रिएक्ट नहीं करती, ठीक। अब सोडियम क्या चाहता है? मेरी लाइफ भी इसके जैसी हो जाए, मुझे भी किसी से रिएक्ट ना करना पड़े। तो इसके जैसी लाइफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और इसकी लाइफ स्टेबल क्यों है ये जानना चाहते हैं हम। तो नियॉन की लाइफ स्टेबल इसलिए है कि इसके पास 2 सेल हैं और दोनों सेल पूरी तरह से भरी हुई हैं, हाँ या ना? पहला वाला जो रूम है उसमें कितने लोग आ सकते हैं? 2, पूरी तरह से भरी हुई है, देखो। दूसरी वाली पूरी तरह से भरी हुई है, ठीक। तो इसलिए अब इसमें और कुछ तो आ नहीं सकता। तो ये वैसा होटल हो गया जिसमें 2 कमरे हैं, और जिसमें जितने गेस्ट आ सकते थे उतने गेस्ट आ चुके हैं, फुल है। अब उसे टेंशन ही नहीं, मेरे पास एक रूम खाली है, उसमें और लोग आ जाएं, और गेस्ट आ जाते तो और ये हो जाता वो हो जाता, उसे कोई टेंशन नहीं। उसके पास 2 रूम है और दोनों फुल हैं। अब वो ना किसी से लेना ना किसी से देना, ठीक। तो ये अपनी लाइफ में कैसा हो गया है? स्टेबल। क्लियर बात? अब ये सोडियम जो है इसका ये पड़ोसी है, ये इसको देखता रहता है, ये इसको देखता है, कहता है काश मेरी लाइफ भी इसके जैसी होती, है ना। अब इसके जैसी लाइफ बनाने के लिए प्रॉब्लम कहां आ रही है? तो प्रॉब्लम यहां आ रही है कि सोडियम के पास 2 और 8 ये दोनों फुल तो हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा है ना। ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है इसके पास। अब इसको फुल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 17। 18 चाहिए, 18 होते हैं ना तीसरी वाली में, 18। तो 17 गेस्ट कहां से लाए? तो वो तो लाना उसने छोड़ दिया, उन्होंने कहा ये इतने तो नहीं आ पाएंगे। तो एक काम क्यों ना करूं, इस वाले गेस्ट को बाहर निकाल देता हूं। चल भाई, जब वो बाहर जाएगा कितनी सेल बची? 2, और दोनों सेल कैसी हो जाएंगी? फुल, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगी, ठीक। तो ये क्या करेगा? तो आंसर है इस एलिमेंट की टेंडेंसी बन जाएगी क्या? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी। क्या करने की? डोनेट करने की टेंडेंसी। 1 एक्स्ट्रा है इसके पास, तो ये उसको क्या कर देगा? डोनेट। और डोनेट करके अपने आप को कैसा बना लेगा? स्टेबल। समझ आ गई बात? अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, जैसे ही ये डोनेट करेगा इसके ऊपर एक प्लस का साइन आ जाएगा। अमीर आदमी है ये, हाँ या ना? देखो पॉजिटिव सिंबल आ गया, एक पॉजिटिव सिंबल आया है, इसका मतलब इसने क्या डोनेट किया है? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर सर इसने 2 किए होते तो यहां पर +2 लिखते हम, अगर 3 किए होते तो +3 लिखते। समझ आ गई बात? तो
यहां पर क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव। ये क्या बन गया अब, आयन। क्या बन गया है, आयन बन गया। पहले ये क्या था, एटम, अब ये क्या बन गया, आयन। ध्यान रखना कैसा आयन, तो आंसर है पॉजिटिव आयन। कैसा आयन, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन। क्या कहते हैं, कैटायन बन गया ये। समझ आ रही बात, ठीक। अब लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बन गया, अब ये कैसा हो गया लाइफ में, स्टेबल। समझ आ गई बात आपको, ठीक। तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपका क्लास 10th में एक चैप्टर आएगा मेटल एंड नॉन मेटल, तो वहां पर आप देखोगे कि कुछ एलिमेंट मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा सर कौन सा एलिमेंट मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, कैसे पता चलेगा, तो ध्यान रखना जो डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटल। यानी कि सोडियम क्या होता होगा, मेटल होता होगा। कोई भी नॉन मेटल डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, उनकी पहचान ही यही है कि वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो क्लोरीन है, ध्यान दो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, ठीक। अब क्लोरीन का भी एक पड़ोसी है और उसका नाम है आर्गन, एटॉमिक नंबर कितना है, 18। अब क्लोरीन हमेशा इसकी तरफ देखता रहता है, ये अपने पड़ोसी को देखता रहता है, ये अपने पड़ोसी को देखता रहता है। इसका जो ये पड़ोसी है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 288, ठीक। केमिस्ट्री में जब आप क्लास 11 12th में जब पढ़ोगे तो वहां पर रूल पढ़ोगे कि आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 8 हो, या 18 हो, या 32 हो, तो वो स्टेबल सेल मानी जाती है, ठीक है। अब इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है, देखो यहाँ पर 2 है, ये कंप्लीटली फिल्ड मानी जाएगी, ये 8 है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड मानी जाएगी, ये 8 है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड मानी जाएगी। इनकम्प्लीट नहीं है, ये कैसी है, कंप्लीटली। अगर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 8 हो, 18 हो, तो वो कंप्लीटली फिल्ड मानी जाती है। अब इसकी जो सेल्स हैं ये कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। तो अगेन फिर से अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो इसको लाइफ में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा। ये कैसी गैस है, नोबेल गैस, स्टेबल गैस है एक, ठीक। यहां तक। अब ये क्लोरीन भी इसके जैसा बनना चाहता है, तो प्रॉब्लम क्या है, बन जाओ इसके जैसा। तो बनने के लिए प्रॉब्लम ये है कि इसके पास जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287। अब प्यारे बच्चों बताओ इसकी लाइफ में क्या दिक्कत है, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए तो यहाँ 8 हो जाएंगे और ये इसके जैसा दिखने लग जाएगा, दिखने लगेगा। तो अब ये इसीलिए रोता रहता है कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए, और ये इसलिए रोता रहता था कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा है। तो ये डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, और जैसे ये डोनेट करता है ऐसे ही लपक के तैयार खड़ा रहता है, कहता लाओ फटाफट से मुझे तो चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसने डोनेट किया होगा वो किसे किया होगा, तो इन जैसा ही कोई खड़ा होगा कि भाई दो मुझे एक इलेक्ट्रॉन, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, ठीक। जैसे ही प्यारे बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो अब ये क्लोरीन नहीं रहेगा, ये इसने उधार ले लिया तो इसके ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा। किसी से क्या ले लिया, उधार ले लिया, तो अब ये तो नेगेटिव हो गया, ऋणी हो गया किसी का, है ना। तो यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 288, ठीक है। बात आ गई आपको समझ में। तो अब सवाल ये था कि सर बैलेंसी की बात अगर करें तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, क्यों एक ही क्यों डोनेट कर दिया, बाकी के क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि अगर ये अपनी नियरेस्ट नोबेल गैस जैसा दिखना चाहता है तो जो चीज इसके पास एक्स्ट्रा है वो उसकी बैलेंसी हो गई, ठीक। लेकिन जिसके पास जितनी कमी है वो इसकी वैलेंसी होगी। सुनो ध्यान से, जितने इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी, वो इसकी वैलेंसी कहलाएगी। तो एक्स्ट्रा और कमी इनको वैलेंसी कहा जाता है। तो इसके पास एक्स्ट्रा कितना है, 1, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होती है। इसकी वैलेंसी 1 होती है क्यों, क्योंकि इसके पास एक की कमी है। तो कमी 1 लाना है आंसर, तो 7 थोड़ी लाना, क्या लाना आंसर 1। तो किस में से माइनस करोगे, अगर यहां पर 6 होता मान लो तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती, 2 की। कैसे पता किया, 8 में से माइनस करके, इसलिए 8 में से माइनस करते हैं। बात आ रही है आपको समझ में,
क्यों करते हैं 8 में से माइनस, ठीक है। और जो एलिमेंट आपको पूरी टेबल में कहीं पर भी दिखे जो लेने की टेंडेंसी रख रहा है कि मुझे दान कर दो, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो जब भी ऐसा पॉजिटिव साइन दिखे तो समझ जाना कि अच्छा इसने तो डोनेट किया, यानी कि ये क्या रहा होगा, अच्छा है। तुमने लिया है किसी से नेगेटिव हो तो यानी कि तुम क्या रहे होगे, नॉन मेटल। वो इन दोनों के बीच की कैटेगरी है एक और, मेटलॉइड, वो हम पढ़ेंगे क्लास 11th लेवल पर जब आएंगे तब। 11th में नहीं, 12th क्लास में। वो दोनों करते हैं, हाँ, उनके वो इनके बीच की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की। तो इनके बीच की भी एक कैटेगरी होती है मेटलॉइड्स, वो हम लोग क्लास 12th लेवल पर कहीं देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉजिटिव साइन आ जाता है आप याद रखना, इसका नाम क्या होता है, ये कैटायन बन गया, ये क्या बन गया है, एनायन बन गया है, ठीक है। अब अगर मान लो कोई बच्चा जानना चाहे कि सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता होगा, जिसे जो हमने यहां से स्टार्ट किया था, तो कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, क्लोरीन की, ये इस पर लगेगा, ये इस पर लगेगा, ठीक है, लगा दिया, Na1Cl1, और 1 लिखें या ना लिखें वो एक ही बातें हैं, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये मतलब है, ठीक। तो हमें क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, ध्यान से देखना सीक्वेंस, क्या पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर पता होगा तो हम क्या लिख पा रहे होंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिख पाएंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, वैलेंसी पता चल जाएगी, हाँ है ना। एटॉमिक नंबर अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम होंगे या 4 होंगे तो वही नंबर हो गई वैलेंसी, और अगर 4 या 4 से ज्यादा होंगे तो हम 8 में से माइनस कर देंगे। तो हमें याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर, सबसे सिंपल सी चीज ये है। उससे हम लोग क्या लिख पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या पता कर पाएंगे, वैलेंसी। अब वैलेंसी जब पता चल गई तो ये इस पे लगाना है, ये इस पे लगाना है, वहां से क्या पता चल जाएगा, फॉर्मूला। ये तो सर क्लास 9th में आएगा या फिर नॉन मेटल मेटल वाले चैप्टर में आएगा, ये टॉपिक अभी क्यों करा रहे हो, क्योंकि केमिकल इक्वेशन बैलेंस तो तब कर पाओगे ना जब उनके क्या आते होंगे, फॉर्मूले। फॉर्मूला ही नहीं आता तो बैलेंस किसे करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास क्वेश्चन आया, सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। वो कह रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस क्या बोला है उसने, एल्यूमिनियम सल्फेट। इन दोनों की आपस में रिएक्शन हुई और रिएक्शन होकर क्या बन गया, बेरियम सल्फेट और क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये कौन सी फॉर्म दी हुई है, वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन को पहले केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या लिखने पड़ेंगे, उनके सिंबल्स या फॉर्मूले। अगर एलिमेंट होगा तो सिंबल लिख देंगे और अगर कंपाउंड होगा तो फॉर्मूला लिखेंगे। लेकिन फॉर्मूला मुझे याद ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या लिखूं। अब बेरियम का मान लो पहले तो मुझे सिंबल पता होना चाहिए, है ना। तो बेरियम का सिंबल मान लो चलो मुझे याद है, क्लोरीन का सिंबल मान लो मुझे याद है। अब इनका फॉर्मूला तो कुछ भी हो सकता है, BaCl हो सकता है, BaCl2 हो सकता है, Ba2Cl हो सकता है, ऐसे BaCl3 हो सकता है। क्या हो रहा होगा इनमें से, मुझे कुछ पता ही नहीं, तो मैं कैसे पता करूंगा। तो आंसर है सर, अगर आपने इनकी एटॉमिक नंबर याद किए होते तो आपको क्या पता होती, इनकी वैलेंसी, और वैलेंसी पता होती तो क्या लिख पा रहे होते आप, उनका फॉर्मूला। जैसे बेरियम है, बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की 1, ये इस पर लगेगा, ये इस पर लगेगा, तो इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बना होगा, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम का सिंबल पता होना चाहिए, सल्फेट का सिंबल पता होना चाहिए, वो मुझे दोनों याद है मान लो, ठीक। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, कैसे पता किया सर आपने,
तो आंसर है सर एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर घर से याद करके आए थे, कितना 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा होगा फिर, कितना आसान है लिखना, ठीक है। फिर हमें अच्छा ये तो 4 से कम है, अच्छा यही रही होगी वैलेंसी इसकी, समझ आ गई बात। तो वैलेंसी पता चल गई, एल्यूमिनियम की कितनी 3, सल्फेट की कितनी 2, तो ये 2 इस पर लगेगा, ये 3 इस पर लगेगा। जब ये 3 इस पर लगेगा और 2 इस पर लगेगा तो क्या बना होगा देखना, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इस चैप्टर नंबर 1 में कि बच्चों को फॉर्मूले लिखने आते हों, याद करना आता हो, फॉर्मूले याद हों, एटॉमिक नंबर तो एटलीस्ट याद हो ही। अगर वो नहीं याद है तो बताओ इस क्वेश्चन में आगे क्या कर पाओगे। बैलेंसिंग तो सबसे लास्ट स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, फॉर्मूले लिखना, केमिकल इक्वेशन लिखना, तो बैलेंसिंग तो बाद की बातें हैं। गिब्स बेरियम सल्फेट, तो आप फिर से ऐसे निकालें, देखो बेरियम की हमें पता है कितनी 2, सल्फेट की भी हमें पता है कितनी 2, कितनी है, अब ये 2 इस पर लगेगा, ये 2 इस पर लगेगा, ठीक है। तो Ba2 और SO4 होल ट्वाइस, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ से इससे ये कट ही नहीं रहा, 2 से 3 थोड़ी कटता है, समझ आ रहा। अगर पूरी तरह से अगर कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे मतलब सर अगर यहाँ होल 4 होता, मान लो यहाँ 4, तो इस वाले 2 से कैंसिल कर देता मैं, समझ रहे हो। अब यहां पर ये कैंसिल हो सकता है, तो फॉर्मूला बताओ क्या बना, BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे निकालें सर, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1 इस पर लगेगा, 3 इस पर लगेगा, क्या बन जाएगा बोलो, समझ आई बात आपको, क्लियर है। इस तरह से जब आप फॉर्मूला लिख लोगे फिर आप बैलेंसिंग बड़े आसानी से करा पाओगे। बेरियम क्लोराइड, अब देखो बेरियम क्लोराइड वहां पर जो है वर्ड इक्वेशन गिवन है। अब बेरियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। बेरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, BaCl2, BaCl2। सेकंड फर्क क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, BaSO4। और क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का बताओ क्या फॉर्मूला होता है, AlCl3, ठीक है। अब हमने क्योंकि बेसिक चीजें एक बार देख ली थी कि कैसे कैसे इनके फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं, जिसमें से एक आपको बताता हूं। जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ठीक है, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो ये इस पर लगा और ये इस पर लगा, तो अगर ये इस पर लगेगा तो क्या बन जाएगा Al2, और SO4 का क्या बन जाएगा, SO4 पर क्या लग जाएगा 3। तो बेसिकली आपको क्या पता होनी चाहिए, बैलेंसी, बस बैलेंसी का खेल है। अगर बैलेंसी पता है तो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है तो फिर बैलेंसिंग की जा सकती है। और मैं आपको ये बता चुका हूं कि बैलेंसी कैसे निकाली जाती है, एटॉमिक नंबर पता हो उससे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पता हो तो हमें क्या पता चल जाते हैं, बैलेंसिंग पता चल जाती है उसकी। बैलेंसिंग पता है तो फिर फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लो, और इसके अलावा मान लो 1 से 20 के बाद वाला कोई आ जाता है, लाइक जैसे सपोज करो कॉपर आ गया या आयरन आ गया, जिनके 1 से 20 के बीच में जो नहीं आ रहे हैं, तो जो जो आते जाएंगे उनके क्या कर लो, एटॉमिक नंबर भी याद कर लो और साथ में कहीं ना कहीं उनकी वैलेंसी लिखते रहा करो। जैसे मान लो सल्फेट आ गया, अब सल्फेट की मान लो आपको वैलेंसी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं पर एक कोई पेज ऐसा बना कर रखो अपनी नोटबुक में जहां पर आपने सल्फेट की वैलेंसी नोट कर ली कि ये कहीं पर आएगा तो 2 होती है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद बात आती है बच्चों की इसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग करना आसान है। बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने कितने एटम हैं, ठीक है, या पॉली एटम हैं, उनको नोट कर लेंगे। अब ध्यान से देखना,
हमारे पास एटम या पॉली एटम कौन कौन से हैं, देखना ध्यान से। एक तो बेरियम है, कौन कौन से एटम यूज हुए हैं, बेरियम, और कौन सा यूज हुआ है, क्लोरीन, ठीक। और कौन सा एटम यूज हुआ है, एलिमेंट, एल्यूमिनियम यूज हुआ है, ठीक है। और कौन सा यूज हुआ है, अब देखो यहां पर ध्यान देना, यहां पर कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता है कि सर एस यूज हुआ है और ओ यूज हुआ है, दो अलग अलग। या कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि ये पॉली एटम है ना। अब ये पॉली एटम को चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, SO4। क्लियर। अब देखना ध्यान से, अब हम सबसे पहले नोट करेंगे कि रिएक्टेंट में ये सारी क्वांटिटी कितनी कितनी है, ठीक है। तो देखना, बेरियम बताओ यहां पर कितने हैं, कितने हैं, 1, ओके। अच्छा, प्रोडक्ट में देखो बेरियम कितने हैं, 1। क्लोरीन देखो यहां पर कितने हैं, 2। यहां पर क्लोरीन देखो कितने हैं, 3। फिर एल्यूमिनियम चेक कर लो, एल्यूमिनियम कितने मिले रिएक्टेंट में, 2। और यहां पर एल्यूमिनियम कितना मिला, 1, ठीक। अच्छा, सल्फेट देखो, यहां पर सल्फेट कितना मिला, 3। और यहां पर सल्फेट कितना मिला। तो सबसे पहले तो हमने ये नोट कर लिया कि कौन सी क्वांटिटी कितनी कितनी है, ठीक है। यहां तक बात आ रही है आपको समझ में। अब हमें क्या करना है, बैलेंस। क्या करना है, अब बैलेंस कैसे करें सर, तो बैलेंस करने के लिए देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। देखो ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बता सकते हो 2 और 3 को बैलेंस कैसे किया जा सकता है, हाँ 2 को 3 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो सर, काम बन जाएगा, ठीक। तो यही कर रहा हूं मैं यहां पर 2 को मल्टीप्लाई करा रहा हूं 3 से और 3 को मल्टीप्लाई करा रहा हूं 2 से। अब देखना क्या किया गया, क्लोरीन को मल्टीप्लाई कराया गया किससे, कहां पर, तो रिएक्टेंट वाले क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई कराना, तो यहां नहीं कराओगे, यहां कराओगे। समझ आ गई बात, ठीक। जब यहां मल्टीप्लाई करा, जैसे ही कराया क्लोरीन को 3 से, तो ऑल्सो किससे हो गया, बेरियम से। तो बेरियम जहां भी लिखा हुआ है उसको भी 3 से करा दो। इसको हम नहीं कराना चाहते थे, हम तो किसको कराना चाहते थे, क्लोरीन को, लेकिन ये क्योंकि कंपाउंड की फॉर्म में है तो यहां 3 लिखोगे तो क्लोरीन के साथ तो आएगा ही, साथ में बेरियम के साथ भी आ जाएगा, तो यहां भी 3 से हो जाएगा। समझ आ गई बात। सिमिलरली यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया है किसको, क्लोरीन को, कहां पर, प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट में कराओ देखो, ठीक है। अब जब मैंने 2 से क्लोरीन को मल्टीप्लाई कराया तो बताओ ऑल्सो किससे हो गया, एल्यूमिनियम से। तो यहां पर एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक। अब देखो ये तो सर बैलेंस हो गया, लेकिन ये बिगड़ गया, यहां पहले 1 1 था, लेकिन अब यहां पर कितना हो चुका है बताओ, 3 हो गया, लेकिन यहां 1 है। तो अब हमें नेक्स्ट यहीं से मिल गया कि अच्छा ये 3 है, ये 1 है, तो यानी कि यहां 3 बनाना पड़ेगा। अब यहां 3 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 से मल्टीप्लाई किसको करा रहे हैं, कहां पर करा रहे हैं, प्रोडक्ट में, ये, ठीक है। जैसे ही मैंने बेरियम को कराया वैसे ही किससे हो गया, सल्फेट से, यहां पर ऑटोमेटिकली हो गया। अब आप अगर ध्यान से देखो तो सारे नंबर क्या हो चुके हैं, बैलेंस, इक्वल हो गए, तो बैलेंस हो गया। तो दिस इज द फाइनल बैलेंसिंग इक्वेशन। यहां पर 3 आएगा, यहां 3 आएगा, यहां 2 आएगा, और सारे के सारे बैलेंस हो गए। समझ आ गया कैसे करते हैं, ठीक है। और भी प्रैक्टिस करते हैं चलो इसकी। तो इसी के लिए मैं एक और इन टेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन with state symbol, okay, for the following reaction। देखो बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड कैसा दिखता है, BaCl2, और क्या बोला उसने, ये क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। चाहो तो पूरा लिख देना, सॉल्यूशन। आगे क्या कह रहा है, एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता हो, मान लो मुझे पता नहीं है, तब तो
Na लिख लिया और SO4 लिख लिया। सोडियम की वैलेंसी याद होनी चाहिए। पॉलीएटॉमिक आयन की तो एक लिस्ट बना लो अलग से, जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, इनकी एक अलग लिस्ट बना लेना, ठीक है। तो अब ये 2 इस पर लगेगा और ये 1 इस पर लगेगा, तो क्या फॉर्मूला बनता होगा बताओ? Na2SO4, और ये भी क्या है? सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे आपको कैसे पता चला सर ये सॉल्यूशन है? आपको कैसे पता चला ये सॉल्यूशन है? तो उसने बोला है ना, सोडियम सल्फेट इन वाटर, यानी कि उसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला Ba। अब देखो, बेरियम और सल्फेट, बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी, अब इससे ये कैंसिल, क्या बच जाएगा? BaSO4। समझ आ गई बात? तो अगर नहीं याद है आपको बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, तो आप कहीं पर नोट कर लो, याद रखो इसको, ठीक है। प्लस आगे क्या बोला? बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट है, अब ये इनसॉल्युबल है, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा ये, क्योंकि इनसॉल्युबल है तो ये क्या बना होगा बोलो? प्रेसिपिटेट बना होगा ना, एक इनसॉल्युबल है तो ऊपर की तरफ आ गया होगा। और आगे क्या कह रहा है? एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है। सब कुछ हमने लिख दिया। नाउ अब हमें क्या करना है? इनकी बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करने का तरीका देखिए, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे रिएक्टेंट, यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट में कितने हैं, और यहां पर हम जितने भी एलिमेंट या एटम वहां पर हैं उन सबको यहां पर नोट कर लेंगे, ठीक है। एटम या जो भी पॉली एटम है उनको यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। ओके, 1 बाय 1 नोट करो। बताओ यहां पर क्या कौन कौन से एटम हैं इसमें? ये कंपाउंड किस किस से मिलकर बना है? बेरियम एंड क्लोरीन से। ये वाला कंपाउंड किस किस से मिलकर बना है? सोडियम से और सल्फेट से, ठीक है। अब ये नोट करेंगे कि ये कितने कितने हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो बेरियम को अगर देखो तो रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1, क्लोरीन रिएक्टेंट में 2, और यहां पर कितना है? 1। सोडियम कितने हैं यहां पर? रिएक्टेंट में 2, और सोडियम प्रोडक्ट में 1। सल्फेट कितने हैं यहां पर? 1, यहां पर भी सल्फेट 1, ठीक है। तो कुछ चीजें तो पहले से बैलेंस होती हैं, अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। अरे ये नहीं है बैलेंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है। अगर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से करा दो, 2 से मल्टीप्लाई, हो गया बैलेंसिंग। देखो यहां पर इस क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं प्रोडक्ट में। जब मैं क्लोरीन को प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ऑल्सो किससे हो जाएगा? सोडियम से, तो यहां पर हो गया। और जैसे ही मैंने यहां पर लिखा तो आप देखो सारी चीजें बैलेंस हो गई, है ना। ये भी 2 बन गए और इधर भी ये, हाल बैलेंस हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है बैलेंसिंग कैसे करना है? क्लियर? इसके बाद बच्चों देखो इसी का सेकंड पार्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या फॉर्मूला होता है बताइए? अब मान लो किसी को पता नहीं है, सिंबल तो पता होंगे और उसकी बैलेंसी पता होनी चाहिए, ये तो मस्ट है, सिंबल भी मस्ट है। सिंबल ही ना पता हो, बैलेंसी याद हो तो भी गड़बड़ है। तो सिंबल और बैलेंसी दोनों, सोडियम की बैलेंसी और हाइड्रोक्साइड की याद कर लो 1, ठीक है। अब ये इस पर लगेगा, ये इस पर लगेगा ऐसे, और इस चीज को हम लोग क्या लिख देंगे? सिंपली NaOH, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया गया, यहां लिख भी देना सॉल्यूशन। आगे क्या कह रहा है बच्चों? रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट कर रहा है बताओ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से।
ठीक है। तो जब भी कोई सॉल्यूशन आप लिखना चाहो तो यहाँ पर चाहो तो सॉल्यूशन लिख दो, या वाटर में बनाया गया है वहाँ पर दिया भी हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हो, एक्वास। एक्वा, वाटर को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, एक्वा, वहीं से दिखाया गया कि एक्वस सॉल्यूशन है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये भी कैसी रही होगी, एक्वस, क्योंकि इसमें भी पानी मिला होगा। और ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl और वाटर H2, ठीक है। ये दोनों चीजें बनके तैयार हो जाती हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या नोट करेंगे बताइए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने कितने एटम हैं। यहां पर कौन कौन सा एटम यूज हुए हैं, सोडियम और हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर देखो हाइड्रोक्साइड अगर किसी बच्चे ने सीधा लिखा तो यहां पर भी हाइड्रोक्साइड उसको दिखना चाहिए। अब यहां पर हाइड्रोक्साइड क्लियरली नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है, हालांकि मान लो किसी बच्चे को ना दिख रहा हो। ये जो वाटर है ये बेसिकली H और क्या होता है यहाँ पर OH, H2O जो होता है ना उसमें एक H होता है और एक OH होता है। लेकिन मान लो किसी बच्चे को ना पता हो तो वहां पर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं OH को एक साथ ना लिखकर O अलग लिख लेता हूं और H अलग लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, H यहां पर नोट कर चुके, तो अब यहां पर क्या है, Cl। ये वो एटम हैं जो यूज हो रहे हैं इन कंपाउंड्स में, ठीक है। अच्छा बताओ बोर्ड पर देखकर कि रिएक्टेंट में सोडियम कितने हैं, 1, प्रोडक्ट में कितने हैं, 1। ऑक्सीजन बताओ यहां पर कितना है, 1, और यहां पर 1। हाइड्रोजन देखना आप ध्यान से। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, हाइड्रोजन यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, तो कितना लिखोगे, 2 नहीं लिखोगे, ध्यान रखना, गलती मत कर देना ये कि 2 लिख दूं, कभी एग्जाम में ये गलती मत कर देना। यहां पर भी हाइड्रोजन 1 है, फिर यहां पर लिखना प्लस, एक जगह और है, तो क्या लिखोगे, 1 + 1, 2 मत लिखना डायरेक्टली, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कंपाउंड का है, ये वाला हाइड्रोजन इस कंपाउंड का है, ठीक है। फिर आगे यहां पर जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 2, वो तो एक ही जगह पर है तो सीधा 2 लिख दिया। अब क्लोरीन को देखो ध्यान से, इधर क्लोरीन यहां पर कितने हैं, 1, और यहां पर भी क्लोरीन 1, ठीक। अगर हम ध्यान से देखें तो ये रिएक्शन पहले से बैलेंस्ड है, देखो 1 1 1 1, इधर 2 हैं लेकिन 1 और 1 का सम भी 2 है, और यहां पर 1, यहां पर भी 1, तो ये ऑलरेडी कैसी है, बैलेंस्ड। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये मैं बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूं, ठीक है, इस चैप्टर में। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन, यानी सिंबल फॉर्म में लिखिए, एंड बैलेंस देम। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। देखो ध्यान दो, फर्स्ट पार्ट, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइएटॉमिक होता है याद रखना, तो N2 लिखा जाएगा, ना कि सिर्फ N, ठीक है। रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी डाइएटॉमिक होता है तो H2 लिखा जाएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो मिलकर अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया का फॉर्मूला याद कर लेना, NH3, ठीक है, ये अमोनिया का फॉर्मूला है। ये वाली रिएक्शन हमने यहाँ पर नोट कर ली, लेकिन ये रिएक्शन अभी कैसी नहीं है, बैलेंस। इसको बैलेंस करते हैं, चलो। बैलेंस करना बहुत आसान है, सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो भी एटम इन्वॉल्व हैं उन सबको हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, एटम या मॉलिक्यूल वॉटएवर जो भी है। तो यहाँ पर एटम में देखें तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, 2, और प्रोडक्ट में कितना है, 1। हाइड्रोजन 2 और 3। यहां तक बात आ रही है समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर बैलेंसिंग करना कितना आसान है, सिंपल सी चीज है कि यहां 2 है, यहां 1 है, तो यहां से स्टार्ट कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, किसको किसको, नाइट्रोजन को, कहां पर, प्रोडक्ट में, ये करा दिया, ये लो। जैसे ही मैंने वहां कराया नाइट्रोजन को तो ऑल्सो किससे हुआ, हाइड्रोजन से, ये लो करा दिया। अब जब मैंने यहां पर कराया तो यहां पर कितने हो गए, 6। अब ये बैलेंस नहीं है, तो सीधी सी बात है, इसको 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करा दो, 3 से। हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करा दो रिएक्टेंट में,
नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। समझ आ रहा है कैसे करना है? कर पाओगे ना ऐसे क्वेश्चन आगे? तो यहां पर 3 2 जा कितने हो गए? 3 2 जा 6, और यहां पर भी 3 2 जा, देखो 3 2 जा यहां पर भी कितने हो गए? 6। ठीक है, तो जिस नंबर को यहां पर मल्टीप्लाई कराया गया वो लिखना है यहां पर। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो, इसका क्या कह रहा है सेकंड पार्ट? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बच्चों? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला कैसे पता चला सर आपको? तो याद कर लो, सल्फर की वैलेंसी 2 और हाइड्रोजन की 1। ये इस पर लगेगा, ये इस पर लगेगा, तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड किससे रिएक्ट कर रहा है बच्चों? बताओ पढ़ के। किससे? बर्न इन एयर। एयर मतलब O2, ऑक्सीजन। ठीक है, क्या क्या दे रहा है? वाटर दे रहा है, और क्या दे रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड का ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, याद रखना इसको। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ करता है? SO2। नाउ अब बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करनी तो बहुत आसान होती है। रिएक्टेंट लिख लो और प्रोडक्ट में लिख लो कितने कितने एटम है, या जो भी मॉलिक्यूल है। बताओ कौन कौन से एटम इन्वॉल्व हैं इन प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। कितने कितने हैं? हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 2, सल्फर रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1, ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट में 1 + 2। 3 नहीं, 1 और 2 3 नहीं, 1 + 2 लिखा जाएगा, ध्यान रखना। इससे क्या फायदा होगा सर? इससे फायदा बताता हूं। देखो ये दोनों तो बैलेंस हैं पहले से, अब इनको बैलेंस करना है। ठीक है, इनको बैलेंस करने का एक सिंपल तरीका बताता हूं आपको, कि जहां भी आपको ऑड नंबर दिखे उस ऑड नंबर को इवन बना सकते हैं हम। ऑड नंबर को इवन बताओ कैसे बनाया जाता है? तो आंसर है 2 से मल्टीप्लाई करके। कैसे? अरे सिंपल है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 2 आंसर आएगा, इवन बन गया। 3 होता तो 2 से कराए तो क्या बन जाता? 6। तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो अगर किसी भी ऑड नंबर को, तो वो इवन नंबर बन जाता है हमेशा। तो मैं एक काम करता हूं, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करा देता हूं? ठीक है, अब देखना ध्यान से, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो किसको मल्टीप्लाई करा रहा हूं? ऑक्सीजन को। कौन से वाले ऑक्सीजन को करा रहा हूं? अब ऑक्सीजन में भी कौन से वाले? प्रोडक्ट में तो करा रहा हूं, लेकिन प्रोडक्ट में भी कौन से वाले ऑक्सीजन को? जहां पर ऑक्सीजन का कितने एटम थे? 1। तो यानी कि ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कराना है जहां पर 1 था, इसलिए इसको 1 + 2 लिखा जाता है। अगर मान लो कोई बच्चा 3 लिख देता है यहां पे, ठीक, तब भी तो मल्टीप्लाई किसका कराते हम? 2 का। अब 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कहां पर लिखोगे उस 2 को? बताओ मुझे। 2 यहां पर है और 1 यहां पर है, तो ये जब 2 का मल्टीप्लाई कराते तो कहां पर लिखते? यहां भी लिखते, यहां भी लिखते? नो, वो गलत हो जाता। समझ आ रही है बात? इसीलिए हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, हम जब भी 2 जगह पर कोई एटम लिखा हो तो उसे 1 है तो 1 + 2, और जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो किस वाले में करा रहे हैं? 1 वाले में करा रहे हैं, तो सिर्फ यही लिखना पड़ेगा हमें 2। ठीक है, अब जब इससे मल्टीप्लाई कराया तो ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हुआ? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई करा दो, ये आ गया। ठीक, यहां तक बात आ गई समझ में? अब देखना ध्यान से, ये कितना हो चुका है टोटल? 4। तो अब इसको भी 4 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 2 से। किसको? ऑक्सीजन को करा दो 2 से मल्टीप्लाई, ये लो करा दिया। ठीक है, ये बन गया 4, ये भी 4 बन गया। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां पर आ गई है बताओ? प्रॉब्लम आ गई है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन यहां पर कितने बन गए हैं? 4, यहां पर 2 ही हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 2 से करा दिया। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे हाइड्रोजन को, देखना ध्यान से, यहां 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या होगा? ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? सल्फर से। अब यहां 4 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब यहां 2 हो गया और यहां पर 1 है, अभी भी बैलेंस नहीं हुई। तो
अब हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, इसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 से, तभी तो बैलेंस होगा। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं सल्फर को, कहां पर, प्रोडक्ट में, कराओ 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सल्फर को किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से। अब जब 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ऑल्सो ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो गया। कौन से वाले ऑक्सीजन से, जिसमें कितने एटम हैं, 2 एटम है, उससे मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मतलब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो यहां पर कितने एटम बन गए, टोटल 6 बन गए। तो यानी कि अब यहां पर हमें 2 से मल्टीप्लाई ना कराकर किससे मल्टीप्लाई करा लेना चाहिए, बोलो 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कराना, तो यहां भी 6 हो जाएंगे। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई ना कराकर यहां पर होना चाहिए कितना, 3, यहां पर 3 लिख दो। ये इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। आप बैलेंसिंग की स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि बैलेंसिंग की स्टार्टिंग यहां से करो, यहां से, कहीं से भी कर सकते हो जहां से आपका मन आता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सुनना ध्यान से, यहां पर हाइड्रोजन के 2 थे, प्रोडक्ट में भी 2 थे, तो पहले से बैलेंस था, इसमें कुछ करना नहीं था। यहां पर 2 थे और यहां पर एक जगह 1 और एक जगह 2 थे, तो हम चाहें तो यहीं से बैलेंसिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब तो बैलेंस है पहले से, तो यहीं से स्टार्ट करनी थी, तो मैंने यहीं से स्टार्ट की। देखना कैसे की, मैंने ये सोचा कि यहाँ 2 है और यहाँ 1 और 2 है ना। तो अगर मैं इस वाले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो यहाँ पर 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 बना लिया पहले। तो फिर मैंने इधर क्या किया था, मैंने पहले क्या किया था, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया था, है ना। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया, है ना, तो किसी और चीज़ पर तो कोई इफेक्ट आया नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इधर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे ऑक्सीजन को, तो ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो गया था, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर कितने बन गए, 4। अब यहाँ पर, यहाँ तो 2 ही थे, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया। जब यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो गया, सल्फर से, है ना। अब अगर सल्फर से मल्टीप्लाई हो गया तो ऑल्सो इधर भी कराना पड़ेगा, तो यहाँ सल्फर से कराया, यहाँ कराया तो इस वाले ऑक्सीजन से फिर से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर टोटल कितने बन गए थे, 6। तो इसलिए मैंने अब वहां से 2 हटाकर क्या कर दिया, 3। अब सब कुछ बैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरह से कराओगे इसको। ओके, ये हो गया आपका इसका सेकंड पार्ट। नाउ अब चलिए थर्ड पर। देखो थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में बोला है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ऐसा क्वेश्चन हमने किया ना, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या आएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला SO4 होल थ्राइस गिव्स क्या क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, क्या होगा बोलो, AlCl3 प्लस और क्या है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला बोलो, BaSO4। ठीक है, अब इसको बैलेंस करो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कौन कौन से एटम या पॉली एटम हैं, बेरियम और क्लोरीन और एल्यूमिनियम और सल्फेट। बेरियम बताओ रिएक्टेंट में कितना है, 1, यहां पर 1, ठीक है। क्लोरीन 2, यहां पर 3, एल्यूमिनियम 2, यहां पर 1, सल्फेट 3, वहां पर 1। ठीक है, लिख लिए कितने कितने हैं। अब इसके बाद इसे बैलेंस करा दो। बैलेंसिंग जहां से आपका मन करे वहीं से शुरू कर सकते हो। तो मान लो ये 3 है, ये 2 है, तो इसको 3 से करा देंगे। ठीक है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसको 2 से। 3 से मल्टीप्लाई क्लोरीन को कराना है, ये लो करा दिया। अब बताओ क्या करना पड़ेगा, जब क्लोरीन को 3 से कराओगे तो ऑल्सो किससे हो जाएगा, बेरियम से।
और जब क्लोरीन को प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऑल्सो किससे हो जाएगा? एल्यूमिनियम से। सही बात है, जब यहां कराओगे क्लोरीन से तो ऑल्सो एल्यूमिनियम से भी हो गया। अब देखो यहां पर ये 3 बन गया, यहां पर ये 1 है, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। किसको? बेरियम को। ये लो करा दिया। बेरियम को जब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे यहां पर तो ऑल्सो किससे हो रहा है? सल्फेट से। अब ये देखो तो दोनों साइड रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। कहीं से भी स्टार्ट करते आप बैलेंसिंग इसी तरह से होती है। ये नंबर जो हैं जो यहां लिखे जा रहे हैं ये चेंज नहीं हो सकते, ये फिक्स्ड है। चाहे बैलेंसिंग किसी बच्चे ने यहां से स्टार्ट करी हो या यहां से। मान लो किसी बच्चे ने बैलेंसिंग में ये सोचा होता है यहाँ 3 सल्फेट है और यहाँ 1, तो मैं तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे कराते? 3 से, तो यहाँ 3 लिखा होता। फिर 3 का सल्फेट से कराया तो ऑल्सो किससे हो जाता? बेरियम से। आया ना? सही है। फिर अगर यहाँ 3 बन गए थे तो यहाँ भी 3 बनाने ही पड़ते, तो यहाँ पर बेरियम से 3 से कराते तो ऑल्सो किससे हो जाता? क्लोरीन से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और फिर इसके बाद बाकी का एल्यूमिनियम वाला पार्ट कैसे बैलेंस होता कि जब यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कराते क्लोरीन से तो ऑल्सो एल्यूमिनियम से भी हो गया होता। तो इसलिए आप बैलेंसिंग कहीं से भी स्टार्ट करोगे नंबर से यही बने रहेंगे, चाहे कहीं से भी शुरू करो। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 का आप 3rd पार्ट कर पाओगे। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट इसी में 4th पार्ट। क्या है? पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल, पोटेशियम का सिंबल क्या है बताओ? के। किससे रिएक्ट कर रहा है? रिएक्ट विद वाटर। वाटर का फॉर्मूला पता है सबको? क्या बना दिया इसने? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता होगा फॉर्मूला बोलो? KOH। पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम की बैलेंसी और हाइड्रोक्साइड की, तो KOH बन जाता होगा। ठीक है, एंड गिव्स व्हाट? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये लिख लिया तो इसके बाद आधा काम तो हो गया समझ लो, अगर आपने ये सारे फॉर्मूले सही लिख दिए। अब इसके बाद बैलेंसिंग की बात करें तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में जो जो एटम इन्वॉल्व है वो लिख लो। पोटेशियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब देखना कितने कितने हैं। रिएक्टेंट में पोटेशियम, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, वेरी गुड, 1+2। ठीक, हाइड्रोजन 1+2 है। और ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 है। अब आप देख रहे हो कि यहां पर ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं, तो यानी कि बैलेंसिंग यहीं पर होगी। अब यहां पर स्टार्ट करने का तरीका क्या है? ऑड नंबर को इवन बनाना, तो यहां पर 1 × 2 ये कराएंगे हम। ठीक है, कराइए। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे हाइड्रोजन को प्रोडक्ट में, कौन से वाले को? इसको या इसको? तो आंसर है जिसमें वहां 1 एटम है उस वाले हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो 1 वाले हाइड्रोजन एटम को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऑल्सो पोटेशियम से हो जाएगा, ऑल्सो ऑक्सीजन से हो जाएगा। ठीक, यहां तक। अब आप देखो तो ये तो अब पता ही है कि यहां 2 आ गया तो यहां तो 2 करना ही पड़ेगा, तो यहां पर × 2 करा दिया ये लो। ठीक, यहां 2 आ गया है तो यहां तो × 2 करना ही पड़ेगा। जब यहां × 2 कराओगे ऑक्सीजन को तो ऑल्सो किससे हो जाएगा? हाइड्रोजन से। अब आप देखो दोनों साइड की रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुकी है ना? आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 6 में ये अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जिनको फॉर्मूले में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि पहले से फॉर्म इक्वेशन आपको गिवन है, केमिकल इक्वेशन ही गिवन है, सीरीज में फॉर्मूले गिवन है, सिर्फ बैलेंसिंग करनी है। क्या है? HNO3 है प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, गिव्स क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर।
ठीक है, पहले से क्योंकि केमिकल इक्वेशन गिवन है तो हमारा जो पहला स्टेप होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, बैलेंस करना। कराइए। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में कौन कौन है, हाइड्रोजन है और NO3 दोनों साइड दिख रहे हैं सेम, तो NO3 ले लेते हैं। और क्या है, कैल्शियम है और क्या है, ऑक्सीजन। और क्योंकि हाइड्रोक्साइड आपको दोनों साइड नहीं दिख रहा है तो ऑक्सीजन अलग ले लो, और हाइड्रोजन ये हमने यहाँ ले लिया है। ठीक है, वैसे अगर मान लो थोड़ा सा अगर किसी बच्चे को ये पता हो कि ये HOH होता है तो वहाँ पर भी बेसिकली यहाँ OH भी दिख ही रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मान लो नहीं पता होगा तो फिर क्या करोगे, सिंपल है, यहाँ हाइड्रोजन लिख लो। ठीक है, नाइट्रेट NO3 पूरा इधर भी दिख ही रहा है तो पूरा नाइट्रेट ले लो। फिर कैल्शियम ले लिया और OH उधर नहीं दिख रहा कहीं पर तो कोई बात नहीं, इसका O अलग ले लो और H अलग ले लो। H हम पहले से यहाँ लिख चुके हैं। ठीक, अब देखना हाइड्रोजन कितने कितने, ध्यान दो। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 तो यहाँ पर है, दिख रहा है, प्लस 2 यहाँ पर है, 2। अच्छा, अब बात करो NO3, NO3 ये 1 और NO3 इधर कितने हैं, 2। अच्छा, मैंने ये इधर हाइड्रोजन के जब ये लिख लिए तो इधर भी हाइड्रोजन के लिख लो, यहाँ पर कितने हैं, 2। अच्छा, कैल्शियम बोलो, रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में भी 1। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो हमने इन वाले ऑक्सीजन की बात करी है बेसिकली, तो ये कितने हैं, 2। हमने यहाँ पर क्योंकि नाइट्रेट में वो ले लिया ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये वाले लिख लिए हैं यहाँ पर 2। ओके, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। ओके, नाउ अब बैलेंस करिए। बैलेंस करना बिल्कुल सिंपल है। नाइट्रेट को किससे मल्टीप्लाई करा लें, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करा लो आप, तो वहीं से बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी। नाइट्रेट को मल्टीप्लाई कराया 2 से, सॉरी मुझे कराना चाहिए कहाँ, यहाँ, ओके, 2 से। ठीक है, ये ठीक लिखा। अब 2 से मल्टीप्लाई जब नाइट्रेट को कराओगे तो ऑल्सो किससे हो गया, हाइड्रोजन से। कौन से वाले से, 1 वाले से। ये 2 वाला, ये 1 वाला, 1 वाले से हो गया। ठीक, यहां तक समझ आ गया। अब इधर यहां पर हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 4 हो गए। तो अब हमें यहां पर 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 से। हाइड्रोजन को प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई करा दो, है ना। जैसे ही कराओगे हाइड्रोजन को तो ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजन से। तो 1 वाला जो ऑक्सीजन था वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये 2, ये 1, ये 2, ये 4, 4। इतना आसान है इस रिएक्शन को बैलेंस कराना, हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक और बैलेंसिंग देखिए, इसी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या है, बताइए। NaOH है और H2SO4 है, और बताइए क्या गिवन है, Na2SO4 प्लस H2O। देखो कितना आसान वाला क्वेश्चन आया। सबसे पहले तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बैलेंसिंग कराने के लिए जो भी एटम्स हैं या पॉली एटम है उनको नोट कर लो। तो Na दिखा, अब OH उधर कंबाइंड नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, O लिख लो और H लिख लो। H लिख चुके। और क्या दिखा, सल्फेट, सल्फेट दोनों जगह एक जैसा दिख रहा है, ये लिख लिया। ठीक, अब देखना सोडियम रिएक्टेंट में कितने हैं, और ऑक्सीजन, सॉरी यहां भी लिख ही लो साथ में, सोडियम यहां पर कितने हैं, 2। ऑक्सीजन 1 है, और यहां पर ये तो हम सल्फेट में ले चुके, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 प्लस 2, 1 यहां पर है, 2 यहां पर है। यहां पर हाइड्रोजन सीधे कितने हैं, 2। सल्फेट का जो पॉलीएटम है ये आपका 1 है इधर और 1 है इधर। इसमें कोई डाउट, समझदार लिख लोगे ना ऐसे, कितने कितने हैं। अब बैलेंसिंग बताओ कहां से स्टार्ट करोगे, तो कहीं से भी कर सकते हैं सर, लेकिन ये सबसे आसान रहेगा। सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है। सोडियम को जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे
तो ऑल्सो किससे होगा, ऑल्सो किससे होगा, से एक वाले हाइड्रोजन से। ठीक है, ये सब हो गया। अब देखते हैं बैलेंसिंग में, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, बट ये 1 ही है। तो यहां पर जो 1 वाला ऑक्सीजन है उसको मल्टीप्लाई कराओ प्रोडक्ट में, किससे करा दिया, अब जब 2 से कराया तो ऑल्सो हाइड्रोजन से भी हो गया, हाइड्रोजन यहां पर प्रोडक्ट में। और अगर आप देखो तो ये सब बैलेंस हो चुका, हो गया ना बैलेंस। तो आपने सोडियम से स्टार्ट किया, ऑल्सो ऑक्सीजन से करा दिया, ऑल्सो हाइड्रोजन से करा दिया। फिर यहां पर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहां पर जब 2 हो चुका था, यहाँ 1 था, तो यहां बैलेंस किया किसको, ऑक्सीजन को, तो ऑल्सो हाइड्रोजन से भी कराया आपने और बैलेंस हो गया अपने आप ही। थर्ड पार्ट क्या है, NaCl है, NaCl की रिएक्शन कराई जा रही है AgNO3 से, यानी सिल्वर नाइट्रेट से। रिएक्ट करने पर सिल्वर क्लोराइड बना रहा है और साथ में सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। इसको हमें बैलेंस करके देना है, आसान है। कैसे बैलेंस करोगे देखो ध्यान से। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी एटम हैं उनको नोट कर लेंगे। कौन कौन से एटम हैं, सोडियम है, और कौन सा है, क्लोरीन, और कौन सा है, सिल्वर। Ag किसका सिंबल है, सिल्वर का, सिल्वर है ये, ठीक है। और ये NO3 क्या है, नाइट्रेट, ठीक है। अब 1 बाय 1 नोट कर लो। सोडियम कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 1, सिल्वर 1, नाइट्रेट 1। यहां पर आ जाओ, सोडियम 1 और क्लोरीन 1, सिल्वर 1 और नाइट्रेट, ये तो पहले से बैलेंस है। ठीक, जब हमने देखा कि बोथ साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल हैं तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट क्या है, बेरियम क्लोराइड है BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इतनी क्वांटिटी गिवन है, बिल्कुल आसान है बैलेंस करना। कैसे करोगे सर, सबसे पहले तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो जो एटम या पॉली एटॉमिक आयंस है उनको लिख लेंगे। इधर ध्यान दो, केवल बेरियम है और क्या है बोलो, क्लोरीन है, और बताइए हाइड्रोजन है और सल्फेट। बेरियम कितना है रिएक्टेंट में बताओ, प्रोडक्ट में 1, क्लोरीन बोलो 2 और इधर 1, हाइड्रोजन 2 और इधर 1, सल्फेट बताओ इधर कितने हैं 1 और इधर कितने हैं 1। ठीक, सबसे पहले तो हमने ये सब लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, ये तो बैलेंस है, जो बैलेंस नहीं है उनको बैलेंस करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि यहां पर मल्टीप्लाई करा लो, किससे, ठीक है। 2 से किसको मल्टीप्लाई करा रहा हूं, क्लोरीन को, कहां पर, प्रोडक्ट में, तो यहां करा दिया, ये लो। जब यहां मल्टीप्लाई क्लोरीन को कराया तो ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन से, तो ये करा दिया, ये लो। अब आप देखोगे तो बैलेंस हो गया, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आसान है बैलेंसिंग ये, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 की तो बैलेंसिंग हो गई है, इस तरह से सारी कर ली आपने। अब इसके बाद बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो अपनी अपनी बुक में, क्या है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। और इसमें हमें क्या दी हुई है, वर्ड इक्वेशन पहले से। जैसे कि क्या दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मैं सिंबल की फॉर्म में लिख रहा हूं, केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता होगा, मान लो मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो कैल्शियम की वैलेंसी तो याद है मुझे 2 और हाइड्रोक्साइड की 1,
ये इस पर लगा होगा, ये इस पर लगा होगा, तो क्या फॉर्मूला बना होगा बोलो? CaOH का होल ट्वाइस। ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, प्लस आगे बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो सबको पता ही है, और अगर नहीं भी पता होता सर तो तब क्या करते? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कैसे पता चला सर आपको? तो आंसर है कि मैं कार्बन का एटॉमिक नंबर याद करके आया हूं घर से। क्या है कार्बन का एटॉमिक नंबर? 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता होगा? 2 4। तो आउटर मोस्ट सेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वही वैलेंसी हो जाता है। तो बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई? 4। अब आप सबको याद आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है तो सब लोग 2 बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। क्या है बोलो? कार्बन की वैलेंसी 4, याद कर लो। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, है आया ना? 2 1 जा और 2 2 जा। अब ये 1 इस पर लगेगा, 2 इस पर लगेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CO2। क्लियर है बात? यस, ओके। नाउ इट गिव्स व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट। अब मान लो मैं ऐसा बच्चा हूं, मुझे पता ही नहीं कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो मुझे वैलेंसी याद करनी पड़ेगी। कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की 2। ठीक है, अब कार्बोनेट आ गया, हाइड्रोक्साइड आ गया। जो चीजें ऐसी हैं जिनकी वैलेंसी आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, एक पेज पर उनको नोट करते जाओ, सब आ जाएंगे अपने आप से। फिर एक दिन बैठ के याद कर लो उनको। कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है, कैल्शियम की 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? CaCO3। ये आ गया, प्लस आगे बताइए वाटर। वाटर तो सबको पता ही है, और मान लो नहीं पता होता सर किसी बच्चे को तो हाइड्रोजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की, ये इस पर लगेगा, ये इस पर लगेगा, ये इस पर आएगा H2O, O पर 1 लगाए ना लगाए वो एक ही बात है, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारा खेल तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारा खेल किसका है? बैलेंसी का। जिस बच्चे को बैलेंसी पता है उसको फॉर्मूला लिखना आता होगा, क्योंकि बैलेंसिंग सबसे लास्ट स्टेप है। पहले तो ये अगर मान लो इसमें से कोई चीज़ गलत लिख रखी है तो बैलेंसिंग ही गलत करेगा फिर वो, है ना? तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है ये लिखना आना चाहिए, और ये लिखना तब आएगा जब क्या पता हो? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से क्या लिखना आता हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या पता चल जाएगा? वैलेंसी। फिर उसके बाद फॉर्मूला बन जाएगा। अब बच्चों इसका बैलेंसिंग करने के लिए ये रिएक्टेंट ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया। बताइए क्या क्या इन्वॉल्व है? कैल्शियम और कैल्शियम इन्वॉल्व है, और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, और हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। ऑक्सीजन इन्वॉल्व, और कौन इन्वॉल्व है? कार्बन। ठीक है, कार्बोनेट क्या हमें वैसा नहीं मिला? ओके ठीक है, अलग अलग मिल रहा है तो हम ऐसे लिख लेंगे। अब ध्यान दो सिर्फ इस क्वेश्चन पर। रिएक्टेंट में कैल्शियम कितना है? 1। प्रोडक्ट में कितना है? 1। ऑक्सीजन यहां पर कितना है बताइए? 2। वेरी गुड, प्लस 2। अलग अलग जगह आया ना, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, यहां पर अलग अलग लिखेंगे, यहां पर अलग लिखेंगे। ठीक है, इधर ध्यान दो केवल। अब कैल्शियम कार्बोनेट में, अच्छा इधर वाला आ जाओ, इधर ऑक्सीजन देखो यहां पर कितने हैं? 3, प्लस ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं? 1। 3 यहां पर है, 1 यहां पर है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? समझ आ रही है ये बात? जब अलग अलग जगह पर होगी चीज तो अलग अलग लिखेंगे, ना कि उनको ऐड करके लिख देंगे। कोई बच्चा ऐसा ना कर दे कि 3 और 1 4 लिख दूं मैं इधर, नो, गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन बताइए यहां कितने हैं? 2, और तो कहीं है नहीं। यहां कितने हैं? 2। कार्बन, कार्बन बताइए, ये कार्बन कितने हैं? 1। यहां पर कार्बन कितने हैं? 1। ठीक है, ध्यान रखना ये कैल्शियम है, कैल्शियम। कोई बच्चे इसको भी कार्बन मान लेते हैं, कार्बन नहीं है, ये क्या है? कैल्शियम। ये एक सिंबल है। अब बच्चों इसको बैलेंस करना है। ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने का क्या तरीका है? बैलेंस है, ओ ओके, ये भी तो बैलेंस है, 3 और 1 4, और ये भी 4, ये भी तो बैलेंस है। अगर नहीं होता बैलेंस तो मैं ऑड को इवन बनाता, ठीक है, इंटू 2 करा के और फिर सॉल्व करता उसको। बट यहां पर मैं देखूं तो ये ऑलरेडी क्या है? बैलेंस है।
ठीक है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, बैलेंसिंग वाले टॉपिक में, फिर से बैलेंसिंग वाले टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला लिखना आना, सही फॉर्मूला लिखना आना। और उसके लिए भी क्या ज़्यादा ज़रूरी है? फॉर्मूला सही से कैसे लिख पाओगे? बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंसिंग पता होनी चाहिए। तो बैलेंसिंग की प्रैक्टिस बाद में करना, पहले ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर रखना। और इसीलिए क्लास 9th में आपको एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ाया गया था, वहाँ पर ये सारी बैलेंसी, आपको फॉर्मूला बनाना, ये सब वहीं सिखा दिया जाता है 9th में, क्योंकि 10th में तो सीधी एप्लीकेशन आ गई ना, आप सीधा यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसको। बी पार्ट, बी पार्ट में प्यारे बच्चों कह रहा है जिंक, ठीक है, जिंक का सिंबल याद होना चाहिए हमें, Zn। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का क्या होगा बताओ? जो ये सपोज करो ये है सिल्वर और ये क्या है? नाइट्रेट। मुझे पता नहीं है, सिल्वर की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की 1, दोनों एक दूसरे पर लगाएंगे, AgNO3 बन जाएगा। मैंने आपको बोला था 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेना, वहां से बैलेंसी बना लेना, लेकिन 1 से लेकर 20 तक सिल्वर तो आएगा नहीं, है ना? तो अपने जो याद किया है 20 तक, उसमें सिल्वर, मान लो कोई नया टर्म आ गया सिल्वर, तुरंत नोट कर लिया, सिल्वर की वैलेंसी 1। अब एटॉमिक नंबर क्या है उसे भूल जाओगे फिलहाल, हमें तो वैलेंसी से लेना देना है। नाइट्रेट नया टर्म आ गया, नाइट्रेट की वैलेंसी तुरंत नोट कर ली उसी टेबल में। एक टेबल बना लो, वो बहुत ज़रूरी है, उसी से बात बनेगी केमिस्ट्री में। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्या है? जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता होगा? अब जिंक और नाइट्रेट दो चीजें हैं सर। जिंक की वैलेंसी याद कर लो 2 होती है, अगर नहीं पता है तो, अगर नहीं पता है, नहीं याद था अब तक, तो उस टेबल में नोट कर लो, जिंक लिख लो, एटॉमिक नंबर भूल जाओ, क्या वैलेंसी कितनी? 2, याद कर लो हमेशा के लिए। और नाइट्रेट की 1, तो इनसे फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? Zn पे तो 1 लगेगा और नाइट्रेट पे क्या लगेगा? 2, जिंक नाइट्रेट, ठीक है। प्लस आगे बढ़ता हूं, सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर का सिंबल Ag, ठीक है, ये हो गया। नाउ अब बढ़ते हैं आगे, बैलेंसिंग कराइए। बैलेंसिंग कराने के लिए रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, एटम्स लिखिए यहाँ पर, कौन कौन इन्वॉल्व है? जिंक और सिल्वर और नाइट्रेट। जिंक रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1, सिल्वर 1 और सिल्वर 1, नाइट्रेट इधर 1, इधर नाइट्रेट 2, ठीक है, सबको देखना भी आ गया। अब क्या करोगे? ये वाला बैलेंस नहीं है तो बिल्कुल सिंपल है, बैलेंस कराने के लिए कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ यहाँ 2 है तो यहाँ 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करा दो। 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसको? नाइट्रेट को। कहां पर? रिएक्टेंट में, ये करा दिया। जैसे ही नाइट्रेट को कराया 2 से मल्टीप्लाई, ऑल्सो किससे हो गया? सिल्वर से, सिल्वर से, सिल्वर है ये, ठीक है। अब यहां पर 2 बन गया तो अब यहां पर भी 2 बनाना पड़ेगा, तो इंटू 2 करा रहे हैं किसको? सिल्वर को। कहां पर? प्रोडक्ट में। अब सब बैलेंस हो गया। जब मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई कराया था तो ऑल्सो सिल्वर से हो गया था, तो कोई बात नहीं, इधर 2 हो गया तो अब इधर 2 बना देंगे, हो गई बैलेंस। समझ आ रहा है सबको कैसे करना? क्लियर है ना? यस और नो? यस है, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं एग्जांपल, सी पार्ट। एल्यूमिनियम, बताओ सिंबल, कौन बच्चा बताएगा? Al, जिसमें कैपिटल A होगा और L स्मॉल होगा। मतलब मेरा मन करे तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या इसे? नो, ये सिंबल नहीं है एल्यूमिनियम का। क्या सिंबल है? कैपिटल A और स्मॉल l, ये ध्यान रखना। मतलब अगर मेरा मन कर रहा है मैं तो ऐसे लिखूंगा ये, तो ये सिंबल नहीं है क्या? नहीं, ये नहीं है। क्लियर है बात? ठीक, ओके। Al और क्या है? कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता होगा? CuCl2। क्यों? क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की 1, ये इस पर लगेगा, ये इस पर लगेगा, तो बन जाता होगा CuCl2 गिव्स
हाँ ये U छोटा है, ठीक है, C बड़ा है और U छोटा है। ओके, नाउ इट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी बताओ कितनी होती है? कितनी होती है पता है? नहीं पता है? अगर मान लो एल्यूमिनियम की वैलेंसी नहीं याद आ रही है तो सब देखो सिंपल सा बात है, आपको एटॉमिक नंबर याद करने ही पड़ेंगे। अगर एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो बैलेंसी नहीं याद है, बैलेंसी नहीं याद है तो फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। सिंपल सी बात बता रहा हूँ। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए मिनिमम, कम से कम ये याद हो। कितना होता है? 13। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा बोलो? 283। बैलेंसी कितनी हो गई? क्या है इसमें? कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3। और क्या चाहिए था मुझे? सॉरी, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? जैसे क्लोरीन का सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता होगा? 287। अब ये नंबर 4 से बड़ा है तो 8 में से माइनस कर देंगे। 4 से बड़ा है तो 8 में से माइनस कराओ, 8 में से 7 माइनस करोगे कितना आएगा? 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गई। ये इस पर लगेगा, ये इस पर लगेगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AlCl3। आसान है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है बच्चों? कॉपर। कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu। ठीक है, नाउ अब इसकी बैलेंसिंग करा सकते हैं। बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस में फ्री के मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग बहुत टफ वाला टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है, लेकिन टफ आप बना सकते हो अगर आपने एटॉमिक नंबर नहीं याद किए, ध्यान रखना। तो बैलेंसिंग ही सबसे टफ टॉपिक होगा पहले चैप्टर में, वो आएगी नहीं क्योंकि फॉर्मूला गलत लिखते हो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एटम इन्वॉल्व हैं उनको लिखिए। एल्यूमिनियम और कॉपर और क्लोरीन। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1, कॉपर 1, कॉपर 1, रिएक्टेंट में क्लोरीन 2, क्लोरीन कितनी है ये? 2, और प्रोडक्ट में 3। ठीक, अब बैलेंसिंग यहां तो करानी नहीं, यहां करानी है। अब एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को बैलेंस करने का क्या तरीका होता है? दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा दो, मतलब इसको 3 से करा दो, इसको 2 से करा दो, तो बैलेंस हो जाएगा। या सिंपली एलसीएम जिसे कहते हो आप, है ना? 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। तो यहाँ 6 बना लो, किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 3 से, और यहाँ पर 2 से। तो क्लोरीन को मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे? 3 से। कहाँ पर? रिएक्टेंट में, ये करा दिया। ठीक, जब 3 से क्लोरीन को कराया तो ऑल्सो किससे हो गया? कॉपर से। अच्छा, इधर ध्यान दो, क्लोरीन को मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे? 2 से। ठीक है, 2 से करा रहे हैं। कहां पर करा रहे हैं? प्रोडक्ट में, करा दो। तो ऑल्सो किससे हो गया? एल्यूमिनियम से। ठीक, ये तो बैलेंस हो गए, लेकिन ये दोनों बिगड़ गए। अब जो पहले से बैलेंस थे, अब ये यहां देखो, यहां 3 है, अब यहां पर 1 हो गया। तो क्या करोगे? इनटू, यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 बनाना पड़ेगा। किसको मल्टीप्लाई करा रहे हो? एल्यूमिनियम को। कहां पर? रिएक्टेंट में। ऐसे कॉपर में यहां 3 है तो यहां भी 3 बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट में। बैलेंस हो गया, हो गया ना सारे बैलेंस? ठीक है ना? इस तरह से करना है। तो पहले आप इनका सॉल्व कर लो, फिर यहां 3 चाहिए तो यहां 3 से करा लो, यहां 2 चाहिए तो यहां 2 से करा लो। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। कर पाओगे? ऐसा क्वेश्चन आ गया तो रेडी हो? अब एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज की बातें चल रही हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट। ठीक है, क्या है? बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, और क्या है? पोटेशियम सल्फेट। क्या होता होगा? K2SO4। और क्या है? बेरियम सल्फेट। क्या होता होगा? BaSO4। और क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 19,
और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2881। कितना होता है? 2881। अब आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि 1 आ रहा है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1। और सल्फेट एक पॉली एटॉमिक आयन है। पॉली एटॉमिक आयन जितने भी आएंगे उनकी याद कर लेना, उनको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली नहीं, उनके पीछे भी हालांकि लॉजिक है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी क्लास में आ जाओ तब समझ पाओगे। तो ये अभी सल्फेट के लिए याद कर लो, कितनी? 2। ठीक, ओके। नाउ इन दोनों से देखो क्या बनेगा, ये 2 इस पर आ जाएगा और SO4 इस पर, SO4 पर 1 आएगा, तो क्या फॉर्मूला बनता होगा? K2SO4। फिर इसके बाद BaSO4 बनाना है। अब देखो बोर्ड पर सब कुछ लिखा हुआ है, Ba की भी लिखी हुई है, कहीं पर सल्फेट की भी लिखी हुई है, तो अंदाजा लगा पा रहे हो क्या बनता होगा? बेरियम का कितना? 2, सल्फेट का देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते होंगे, क्या बन जाता होगा? BaSO4। ठीक है, और अब बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड की। पोटेशियम क्लोराइड कैसे बना होगा सर? बोलो, पोटेशियम की वैलेंसी बोलो। 1, क्लोरीन की 1, दोनों एक दूसरे को कैंसिल किया, क्या बन गया? KCl। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब इसके बाद जब आप ये फॉर्मूला लिख लोगे तो फिर बैलेंसिंग आसान होगी। बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं, आसान है बिल्कुल। कैसे? रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट के एटम लिखो, बताइए कौन कौन इन्वॉल्व है? बेरियम और क्लोरीन और पोटेशियम और सल्फेट। बेरियम रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में क्लोरीन है। ये क्या लिख दिया मैंने? Cl2 क्यों लिखा? क्लोरीन होना चाहिए सिर्फ। क्लोरीन कितने इन्वॉल्व हैं? 2, और यहां पर 1। पोटेशियम 2, और यहां पोटेशियम 1। सल्फेट 1, सल्फेट 1। ठीक है, बताओ कहां से शुरुआत की जाए? तो आंसर सर कहीं से भी कर सकते हो आप, जहां भी अनबैलेंस्ड हो नंबर। ठीक है, तो ये तो बैलेंस है, यहां से बात करना शुरू कर दो। यहाँ इनटू किससे करा दिया? 2। क्लोरीन को मल्टीप्लाई कराया है प्रोडक्ट में 2 से, तो ऑल्सो किससे हुआ? K से, पोटेशियम से हो गया। जब जैसे ही मैंने ये कराया स्टेप, देखो सारे ही बैलेंस हो गए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यस, हो गया ना? कर पाओगे? ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं जब तक कि फॉर्मूला लिखना आता हो। ठीक है, अगर फॉर्मूला लिखना ना आता हो तो फिर तो पहली लाइन नहीं होगी, तो ये तो सब बात की बातें हैं। ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिस कर लेना किसकी? एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, या तो वैलेंसी सीधी रट लो या एटॉमिक नंबर याद कर लोगे, तो अगर आगे जाकर कुछ केमिस्ट्री में कुछ पढ़ना है तो वो आगे बेनिफिशियल रहेगा, और अगर केमिस्ट्री आगे जाकर नहीं लेनी है तो फिर अभी फ़िलहाल के लिए बैलेंस ही रट लो। ये तो बातें हो गई बैलेंसिंग की। NCERT बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है आपकी बुक में। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बैलेंसिंग की बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए, बोलिए क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, और क्या है? बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड, और क्या है सर? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड क्या बनता होगा? Ki प्लस, और क्या है? बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम और ब्रोमाइड। ये कैसे लिखा सर आपने? देखो, पोटेशियम और दूसरा है, ये क्या है? ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, है ना? ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं और इन सबको हम लोग हैलोजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हैलोजन। और इन सब की वैलेंसी 1 होती है। किन किन की? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
चारों याद कर लो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों को याद कर लो, इनको हैलोजन कहते हैं, इन सबकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, तो ब्रोमीन की वैलेंसी 1 है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 है। बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? KBr, 1 से 1 कट गया, क्या बचा? KBr ये। अच्छा यहां आ जाओ, बेरियम और आयोडीन, बताओ आयोडीन की वैलेंसी कितनी होगी? 1। मैंने अभी तो बताया आपको, क्लोरीन, फ्लोरीन, पहले यहां से स्टार्ट करो, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ये जो 4 एलिमेंट है इनकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टी भी एक जैसी होती है। बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2, तो BaI2 बनता होगा, सिंपल है। अच्छा अब बताओ पोटेशियम आयोडाइड, अब आपके सामने पोटेशियम और आयोडाइड दोनों की लिखी हुई हैं, तो क्या फॉर्मूला बनता होगा? देखो, पोटेशियम 1 और आयोडाइड 1, KI बनता होगा। ठीक है, फिर इसके बाद बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम और ब्रोमीन, बेरियम की देख लो बोर्ड पर कितनी लिए, और ब्रोमीन की क्या फॉर्मूला बनता होगा? BaBr। समझ आ रही बात है आपको? ठीक। अब बच्चों इसके बाद बैलेंसिंग करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहला काम तो ये कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने एटम इन्वॉल्व हैं उनको लिख लेता हूँ। क्या क्या इन्वॉल्व है? पोटेशियम और ब्रोमीन और बेरियम और आयोडीन। ठीक, पोटेशियम रिएक्टेंट में बताइए कितने हैं? 1, प्रोडक्ट में 1, ब्रोमीन बताइए 1, 2, बेरियम 1, बेरियम 1, आयोडीन रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में। अब बैलेंस करा दो इनको। बैलेंस कराना बहुत आसान होता है। कैसे? किसी भी एक नंबर को पकड़ के चल लो जहां आपका मन करता हो, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो आप यहीं से स्टार्ट कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ये लो, 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसको? आयोडीन को। कहां पर? प्रोडक्ट में, ये करा दिया। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई कराया ऑल्सो किससे हो गया? पोटेशियम से, तो पोटेशियम से भी करा दिया, ये लो। नाउ अब इधर 2 हो गए, इधर 1 ही बचा, तो एक काम करते हैं इधर 2 से करा देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं पोटेशियम को, कहां पर? रिएक्टेंट में। जैसे ही रिएक्टेंट में कराएंगे पोटेशियम को तो ऑल्सो किससे होगा? ब्रोमीन से। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। है ना आसान? तो कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, अगर किसी बच्चे ने यहाँ 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 कहीं से भी स्टार्ट करता तो सेम ही आते, ये नंबर चेंज नहीं होंगे। ये जो स्टोइकोमेट्रिक के कोएफिशिएंट हैं ये हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बी, फॉर्मूला लिखाने की कोशिश करिए। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट बोलो, ZnCO3। और क्या है? जिंक कार्बोनेट है सिर्फ। इट गिव्स व्हाट? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो, ZnO प्लस, और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, लिख ली रिएक्शन? जिंक कार्बोनेट, जिंक और कार्बोनेट। जिंक की वैलेंसी बोलो, जिंक की वैलेंसी बोलो 2, कार्बोनेट की क्या बनेगा? ZnCO3। ठीक है, फिर से जिंक की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की कैसे पता चली? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6 है ना। अब 8 ये नंबर 4 से बड़ा है तो किस में से माइनस करोगे? 8 में से। 8 में 6 माइनस किया कितना आया? 2, वैलेंसी 2 होगी, तो यह आएगा ZnO। समझ आ रहा है विशाल? फिर इसके बाद नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड को तो आपको पता ही होगा, चलो लेकिन एक बार फिर से पूछता हूं। कार्बन वैलेंसी, वेरी गुड, कितनी? 4। कुछ बच्चे अभी भी 2 कह रहे हैं। कितनी होती है वैलेंसी? 4। ऑक्सीजन की 2, 2 से ये 2 से ये 4 कैंसिल, क्या आएगा? 2 इस पर लगेगा, 1 इस पर लगेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा? CO2। ठीक, अच्छा अब इसके बाद
जब क्योंकि हम ये लिख चुके हैं तो बैलेंसिंग बहुत आसान हो गई। देखो, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, एटम कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? जिंक, कार्बन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में ये 1 है, ये 1 है और ये 3 है। प्रोडक्ट में 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, एक जगह 1 है और एक जगह 2 है। बैलेंस है 1 1 3, पहले से बैलेंस है। ठीक है। देखो, एक ऑक्सीजन यहां पर है और 2 ऑक्सीजन यहां पर है, तो इसलिए इस वाले को अलग लिखा, इस वाले को अलग लिखा। 1 + 2 दोनों, लेकिन टोटल मॉलिक्यूल तो 3 होगा, सॉरी तीनों, टोटल जो एटम है वो इधर 3 है और इधर भी 3 है, तो बैलेंस है। इसके बाद नेक्स्ट बोलो बच्चों, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। बताओ हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl। ठीक है, ओके। अब करा दो इसकी बैलेंसिंग। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, हाइड्रोजन और क्लोरीन इन्वॉल्व है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है। क्लोरीन 2 है और यहाँ 1 है प्रोडक्ट में। तो बहुत आसान है, सबसे आसान वाला क्वेश्चन दे दिया ये। यहाँ इंटू 2 कराऊंगा हाइड्रोजन को, तो ऑल्सो किससे हो जाएगा? क्लोरीन से, तो बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का डी पार्ट। मैग्नीशियम, क्या सिंबल है? Mg। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्या बना देते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनता होगा बोलो फॉर्मूला? MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है ना, वो 2 यहां आया होगा। और क्या बनता है? हाइड्रोजन H2। ठीक है, अब कराओ बैलेंस इसको। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, बोलो। मैग्नीशियम इन्वॉल्व है और क्लोरीन। मैग्नीशियम कितने हैं? यहां पर 1, हाइड्रोजन यहां पर 2, क्लोरीन 1 और यहां पर 2। आसान है। जैसे ही मैं इसको इंटू 2 कराऊंगा रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को, तो ऑल्सो किससे हो जाएगा? क्लोरीन से। बैलेंस हो गई। तो बैलेंसिंग टफ है ही नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन कर लो, बैलेंसिंग आसान है। बस सवाल ये है कि ये फॉर्मूले ठीक लिखे गए हों। यहां पर आपका बैलेंसिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।